जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज हम आपको बताते हैं रिवर्स रेपो दर। इसके पहले वीडियो में हमने बताया था तरलता समायोजन सुविधा। तरलता समायोजन सुविधा में हमने जो है रेपो रेट बता दिया था, मतलब रेपो दर है हमने बता दिया था। अब उसमें दूसरा है रिवर्स रेपो दर। चलिए देखते हैं दूसरा रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर ठीक, रिवर्स रेपो दर। चलिए इसमें बताते हैं रिवर्स रेपो दर में। इसमें पहले समझ लीजिए आसान भाषा में, ठीक। इसमें चलिए इंट्रोडक्शन ही बता देते हैं पहले। इसमें इंट्रोडक्शन है, जैसे वह ब्याज दर जिसके आधार पर वह ब्याज दर आधार पर वाणिज्यिक वाणिज्यिक बैंक अपनी तरलता अधिक को रिजर्व में रिजर्व में अल्पकालिक अवधि के लिए जमा करते हैं। रिजर्व बैंक आरबीआई में अल्पकालिक अवधि के लिए जमा करते हैं, ठीक। इसका उद्देश्य उद्देश्य क्या होता है? रिवर्स रेपो दर मतलब इसका उद्देश्य क्या होता है? तरलता को नियंत्रित करना। तरलता को इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। चलिए जो है आसान भाषा में, चलिए इसको हम आसान भाषा में देते हैं। इसके पहले हमने जो है आर आर पढ़ा था, ठीक। आर 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 का मतलब रेपो दर। इसमें हमने पढ़ा था कि एसबीआई जो है लोन लेने जाता है किसके पास? आरबीआई के पास, ठीक। ध्यान से समझिएगा, एक बार समझ जाएंगे तो किसी को समझा भी सकते हैं, ठीक। इसके पहले वीडियो में हमने बताया था रेपो दर। रेपो दर में जैसे एसबीआई बैंक जो है आरबीआई बैंक के पास जो है लोन लेने जाता है, लोन लेने जाता है, ठीक। अब जब लोन लेने जाएगा तो आरबीआई तो इसको जो है लोन दे देगा, ले जाओ भाई, हमें क्या दिक्कत, हमारे पास पैसे की कमी थोड़ी है, ले जाओ जितना लेना हो। तो लोन देता है, ठीक। कौन लोन देता है? आरबीआई जो है एसबीआई को लोन दे देता है, लेकिन आरबीआई कहता है इसके बदले तुम्हें जो है ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो एसबीआई जो है लोन तो दे लेता है, लेकिन इसके बदले जो है एक ब्याज चुकाता है, एक ब्याज चुकाता है। इसी को हम जो है आर आर कहते हैं, ठीक। अब देखिए, पिछला ये तो आर आर था, अब देखिए ट्रिपल आर। ये देखिए ट्रिपल आर है, रिवर्स रेपो दर। इसको समझिए, आसान भाषा में समझिए एकदम, ठीक। मान लीजिए कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक में जो है एसबीआई है, ठीक। और यह है आरबीआई है। अब देखिए एक कमर्शियल बैंक जो है एसबीआई आरबीआई के पास जो है पैसा लेने जाता है, पैसा लेने जाता है, ठीक। जब एसबीआई पैसा लेने आरबीआई के पास गया है तो आरबीआई ने क्या कहा है? इसके बदले आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी देता है, ठीक। गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रहा है।
और आरबीआई ब्याज की दर भी देता है। देता है, ठीक। इसमें एसबीआई बैंक जब आरबीआई के पास पैसा लेने जाता है तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी देता है एसबीआई बैंक को, और ब्याज की दर भी देता है, ठीक। इसे ही हम जो है, इसे हम आरआर कहते हैं। इसमें देखिए दिया है वह ब्याज दर जिसके आधार पर वाणिज्यिक बैंक अपनी तरलता अधिक को रिजर्व बैंक में अल्पकालिक अवधि के लिए जमा करते हैं, पैसा जमा करते हैं। इसमें जो है देखिए लोन लेने जाते हैं, ठीक। इसमें लोन लेने जाते हैं, लेकिन इसमें जो है पैसा जमा करने जाते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा गलत हो गया। हम्म। पैसा ध्यान दीजिएगा, इसमें एसबीआई आरबीआई के पास लोन लेने जाता है, ठीक। लेकिन इसमें देखिए एसबीआई आरबीआई के पास पैसा जमा करता है, ठीक। जब आरबीआई के पास एसबीआई पैसा जमा करता है तो उसके बदले आरबीआई जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी देता है और ब्याज भी देता है। इसे जो है ट्रिपल आर कहते हैं। यहाँ देखिए लिखा है वह ब्याज दर जिसके आधार पर वाणिज्यिक बैंक अपनी जो है तरलता अधिक को रिजर्व बैंक में अल्पकालिक अवधि के लिए जमा करते हैं, उसे ही जो है रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अब देखिए इसमें भी तीन स्थिति बन जाती है, तो स्थिति जो है दो स्थिति बनती है, केस वन केस टू। चलिए उसको देखते हैं आगे। केस वन, केस फर्स्ट में मान लीजिए आरबीआई है, यह आरबीआई है और यह अपनी ब्याज दर को बढ़ा दे, ठीक। अगर आरबीआई ने ब्याज दर को बढ़ा दिया तो ये जो बैंक है, बैंक जब आरबीआई बैंक रेट बढ़ा देगी तो बैंक सोचेंगे कस्टमर को ज़्यादा बैंक रेट पर लोन देने पर वापस करेंगे तो नहीं, बैंक ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आरबीआई के पास जमा कर देंगे इससे, ठीक। मान लीजिए, देखिए यहाँ पे मान लीजिए आरबीआई ने बैंक रेट अपना बढ़ा दिया। जब आरबीआई बैंक रेट अपना बढ़ा दिया तो बैंक क्या सोचेंगे, बैंक यही सोचेंगे कि जो है अभी हम कस्टमर को पैसा देंगे तो कस्टमर को ज़्यादा बैंक रेट पर देंगे, ज़्यादा ब्याज दर पर देंगे तो कस्टमर वापस करेगा कि नहीं करेगा। इसीलिए ये बैंक अपना पैसा जो है सीधे आरबीआई में वापस जमा कर देते हैं। बैंक ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास जमा कर देंगे, क्यों? क्योंकि आरबीआई ने जो है रिवर्स रेपो दर को बढ़ा दिया है। मतलब रिवर्स रेपो दर को जब बढ़ा दिया तो अब बैंक के पास जो है कस्टमर को लोन देने के लिए बहुत कम पैसा है, जिससे ब्याज दर बढ़ा देंगे, ठीक। अब जो कस्टमर को लोन ज़्यादा ब्याज दर पे देंगे, ठीक। जब कस्टमर को लोन ज़्यादा ब्याज दर पर देंगे, ज़्यादा ब्याज पर देंगे तो मुद्रा की मात्रा कम हो जाएगी, मुद्रा की मात्रा कम, ठीक। तो लोन लोग कम लेंगे, लोन कम, निवेश कम, निवेश कम, मांग कम, जिससे मांग भी कम होगी। और जब मांग कम होगी तो स्फीति को नियंत्रित कर लेंगे, ठीक। ये केस फर्स्ट है। और इसके बाद केस द्वितीय देखिए, केस द्वितीय देखिए। मान लीजिए आरबीआई है, आरबीआई जो है ब्याज दर को बढ़ा दे, आरबीआई जो है ब्याज दर को घटा दे। जब आरबीआई ब्याज दर को घटा देगी
हम्म। आरबीआई जब ब्याज दर को घटा देगी तो ये बैंक आरबीआई से पैसा ले लेगा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ले लेगा तो कुछ पैसा जो है आरबीआई के पास रख देगा और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कस्टमर को भी दे देगा कम ब्याज दर पर। कस्टमर को कम ब्याज दर पर इसलिए देगा क्योंकि आरबीआई से उसे कम ब्याज दर पर मिल रहा है। तो लोग जो है कम ब्याज दर पर कम ब्याज दर पर पैसा दे देगा। तो लोन के लिए जो है लोगों के पास भीड़ लग जाएगी तो मुद्रा की मात्रा क्या हो जाएगी? मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होगी। ठीक। जब मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होगी तो लोन जो है लोन लोग अधिक लेंगे और निवेश निवेश भी अधिक करेंगे। मांग बढ़ जाएगी, लोगों का डिमांड बढ़ जाएगा। टिकुली, बिंदी, क्रीम पाउडर सब जितना मांग होगी ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेंगे। उसके बाद स्फीति भी बढ़ जाएगी, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। अब देखिए बैंक यही फंडा अपनाती है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए बैंक रेट बढ़ा देगी और मुद्रास्फीति को अगर बढ़ाना है तो उसके लिए बैंक रेट घटा देगी आरबीआई। आरबीआई जब बैंक रेट कम करेगी तो बैंक जो है आरबीआई बैंक को पैसा देगी या बैंक जो है आरबीआई से पैसा लेंगे और कुछ पैसा आरबीआई के पास जमा कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने पास रखेंगे। ठीक। ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास रख देंगे, ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास मतलब जमा कर देंगे और कम पैसा बचा रहेगा उसी में जो है कस्टमर को ज़्यादा ब्याज दर पर ऋण देंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर कम पैसा आरबीआई के पास जमा कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने पास रख लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने पास रख लेंगे और उसे कस्टमर को बांटेंगे, लो भैया ले जाओ, ब्याज दर कम है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुद्रा की मांग करेंगे, लोन लेंगे, निवेश को बढ़ाएंगे, उसके बाद मुद्रास्फीति आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे पढ़ाते हैं परिवर्तनीय कोष अनुपात VRR। चलिए इसे देखते हैं परिवर्तनीय कोष अनुपात को। इसमें जो है इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में देखिए आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार, आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार, आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को अपनी कुछ राशि, प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को अपनी कुछ राशि रिजर्व बैंक में आरक्षित करनी होती है। मतलब आरबीआई आरक्षित करनी होती है। ठीक। जो परिवर्तित होती है, जो कि परिवर्तित होती रहती है, जो कि परिवर्तित होती रहती है, मतलब 10 से 15 दिन में बदलती रहती है। आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को अपनी कुछ राशि आरबीआई में आरक्षित करनी होती है, जो कि परिवर्तित होती रहती है। ठीक।
अब देखिए इसके उपकरण कौन कौन से हैं, CRR और SLR। इसके दो उपकरण हैं, उपकरण इसके दो हैं। CRR कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व, कैश रिजर्व रेशियो, सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो SLR या CLR, ठीक। स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब देखिए जो राशि बैंक RBI के पास रखते हैं उसे CRR कहते हैं, जो राशि नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं, नगद आरक्षित अनुपात। और SLR का मतलब वैधानिक तरलता अनुपात, तरलता अनुपात। अब CRR का मतलब समझ रहे हैं, जो राशि बैंक RBI के पास रखते हैं उसे CRR कहते हैं। कोई पूछ लिया CRR किसे कहते हैं, तो यहाँ पे देख लिए, जो राशि, जो राशि बैंक RBI के पास रखते हैं, जो राशि बैंक RBI के पास रखते हैं उसे CRR कहते हैं, ठीक। उसके बाद SLR का मतलब वैधानिक तरलता अनुपात। इसमें देखिए जो राशि, जो राशि, जो राशि बैंक अपने पास रखते हैं, जो राशि बैंक अपने पास रखते हैं उसे क्या कहते हैं, SLR या CLR। CRR तो उसे कहते हैं मतलब RBI के पास जो रखते हैं, और जो राशि जो बैंक अपने पास रख लेते हैं उसे जो है SLR कहते हैं, ठीक। और राशि का अनुपात दैनिक या एक निश्चित समय में लगातार परिवर्तित होता रहता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। इस कारण से इसे परिवर्तित आरक्षित अनुपात कहा जाता है। परिवर्तनीय कोष अनुपात इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यह जो है बदलता रहता है, मतलब एक निश्चित समय में लगातार परिवर्तित होता रहता है। दैनिक या मतलब दैनिक मतलब हर दिन बदलते रहेगा, या जो है कुछ निश्चित समय में लगातार परिवर्तित होता रहता है, इस कारण से परिवर्तनीय आरक्षित अनुपात कहते हैं। चलिए इसके बाद देख लेते हैं प्रतिभूति। प्रतिभूत किसे कहते हैं, ये भी जरूरी है जानना। प्रतिभूति, सिक्योरिटीज। अब प्रतिभूत का मतलब समझ रहे हैं, वे सभी दस्तावेज जिनके द्वारा जो है बाजार में पूंजी एकत्रित की जाती है। सिंपल सी परिभाषा अगर देखें तो वे सभी दस्तावेज, वे सभी दस्तावेज जिनके द्वारा, जिनके द्वारा बाजार में पूंजी, बाजार में पूंजी एकत्रित जिनके द्वारा बाजार में पूंजी एकत्रित की जाती है, ठीक, वही प्रतिभूत कहलाते हैं। प्रतिभूत कहलाते हैं। ये तो प्रतिभूति हो गया है। सरकार द्वारा जारी की जाने वाली प्रतिभूतियों को सरकारी प्रतिभूति बोलते हैं, मतलब जो प्रतिभूति सरकार द्वारा जारी की जाएगी उसे सरकारी प्रतिभूति बोलेंगे। अब चलिए इसको जो है थोड़ा आसान भाषा में समझ लेते हैं। मान लीजिए ये प्रतिभूति है, ठीक, ये जो है प्रतिभूति है। प्रतिभूति एक जो है दस्तावेज होता है, ठीक, प्रतिभूति जो है एक दस्तावेज होता है। अब इसको दस्तावेज को, कुछ ऐसे दस्तावेज जिनके माध्यम से सरकार लोन देती है, कुछ ऐसे दस्तावेज जिनके माध्यम से, जिनके माध्यम से सरकार लोन देती है, ठीक। दस्तावेज को आधार पत्र भी बोलते हैं,
इसके बाद इसको जो ऋण भी बोलते हैं, आधार पत्र को। ये प्रतिभूति को जो दस्तावेज भी बोलते हैं, दस्तावेज को आधार पत्र भी बोलते हैं, आधार पत्र को ऋण भी बोलते हैं, जिस पर ऋण दिया जाता है। इसको देखिए क्या नाम है, क्या क्या नाम है। अब देखिए आसान भाषा में, मान लीजिए एक बैंक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये मान लीजिए बैंक है, ठीक, तो एक कस्टमर है, ठीक, ये बैंक है, ये कस्टमर है। अब जो है बैंक कस्टमर को 10 लाख रुपए दिया, ठीक, आसान भाषा में है, देख लीजिएगा, 10 लाख रुपए दिया। कौन दिया? बैंक दिया। किसको दिया? कस्टमर को। कस्टमर को 10 लाख रुपए दिया। अब जो है बैंक कस्टमर से एक कागज जमा करवाता है। कस्टमर ने क्या किया? कागज जमा किया, इसी कागज के आधार पर बैंक ने लोन दिया। कागज जमा किया, जिस पर लोन दिया, इसी कागज के आधार पर लोन दिया, इसी कागज के आधार पर लोन दिया। किसको? कस्टमर को। और इसी कागज को क्या कहते हैं? प्रतिभूति बोलते हैं, ठीक। इसी कागज को प्रतिभूति बोलते हैं, दस्तावेज बोलते हैं, या आधार पत्र बोलते हैं, या ऋण पत्र बोलते हैं। ऋण पत्र, इसको समझ लीजिए, ये ऋण पत्र बोलते हैं। अब कस्टमर 10 लाख लोन के लिए बैंक के पास गया। यहाँ से देखिए, कस्टमर 10 लाख लोन लेने के लिए बैंक के पास गया। लोन लेने के लिए किसी बैंक के पास गया, फिर बैंक ने 10 लाख रुपए कस्टमर को दिया। फिर कस्टमर जो है इस पैसे के बदले उसे क्या दिया? कागज जमा किया, इसी कागज के आधार पर लोन दिया। और इसी कागज को जो है प्रतिभूति, दस्तावेज, आधार पत्र या ऋण पत्र बोलते हैं, ठीक। हमें लगता है एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी को बहुत आसान भाषा में आप समझा भी सकते हैं, इस डायग्राम के माध्यम से किसी को भी जो है आसान भाषा में समझा सकते हैं, ठीक। चलिए अब आगे बताते हैं। पहले जो है एनडीटीएल समझ लेते हैं, क्योंकि अगर एनडीटीएल नहीं समझ में आएगा तो सीआरआर जो है समझने में दिक्कत होगा। तो सीआरआर पढ़ने से पहले, सीआरआर का मतलब नगद आरक्षित अनुपात, सीआरआर पढ़ने से पहले जो है एनडीटीएल समझ लीजिए। मान लीजिए बैंक है, ठीक, यहाँ पे देखिए भी ये बैंक है। बैंक में जो है दो तरह के, एक तरफ जो डिपॉजिट है, जमा है, एक तरफ ऋण है। जमा है, इधर जो है ऋण है, ठीक। अब जो जमा है, जमा में जो मांग देता है, जमा में मांग देता, ऋण में जो है सावधि देवता। मांग देता और सावधि देता। अब मांग देता में सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, चालू खाता, बचत खाता, खाता और चालू खाता, ठीक। और इसमें जो है फिक्स डिपॉजिट है, एफडी, फिक्स डिपॉजिट। जो फिक्स डिपॉजिट का मतलब समझ रहे, एक निश्चित समय के बाद इसकी मांग की जाएगी। जिसने जो है एफडी कराया है, एक निश्चित समय के बाद अपना पैसा मांगेगा, ठीक। और एक आरडी है, रिकरिंग डिपॉजिट। कहने मतलब ये सावध देता है कि एक समय के बाद जो है पैसा मांग सकता है। और ये तीसरा है, इसी में नहीं, ये ध्यान दीजिएगा, इसी में जमा में एक मांग देता है, एक सावधि देता है, और तीसरा है ओडीटीएल, ओडीटीएल। यहाँ पे देखिए नहीं रहेगा,
1 2 3 ODTL है। अदर डिमांड और टाइम लाइबिलिटी, मतलब और जो मांग करते हैं बैंक से, अदर डिमांड टाइम लाइबिलिटी, इसमें जो बिल आ जाएगा। ठीक, मान लीजिए इसके लिए ये व्यक्ति ने SBI में अपना सेविंग अकाउंट में 20,000 रुपये जमा कर दिया। ठीक, 20,000 रुपये जमा कर दिया ये नाम के व्यक्ति ने। ये नाम के व्यक्ति ने बचत खाता में 20,000 रुपये डाल दिया और 10,000 रुपये इसमें, 10,000 रुपये इसमें, 10,000 इसमें और 20,000 इसमें डाल दिया। ठीक, अब जो है सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट ये दोनों मिला के 30,000 रुपये उसका हो गया। ये जो 30,000 रुपये हुआ ये जो है क्या हुआ, DT हुआ। DT का मतलब समझ रहे हैं, मांग देता हुआ। अब उसके बाद FD और RD, FD में जो है 50,000 देके इसी ये नाम के व्यक्ति ने 50,000 रुपये देके FD करा ली और 50,000 रुपये इसमें RD करा ली। तो इनका 50-50 पूरा टोटल 100 हो गया। ठीक, और 50,000 का इसका जो है ODTL मतलब बिल में आएगा। 50,000 इसमें बिल बनवा लिया ये नाम के व्यक्ति। अब जो है इसका GDTL कितना होगा, इसका जो है टोटल है GDTL, ग्रॉस डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। ठीक, ग्रॉस डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी GDTL बराबर जान रहे हैं क्या होता है। GDTL बराबर होता है DT प्लस TL प्लस ODTL। DT का मतलब समझ रहे हैं, मांग देता, और TL का मतलब सावधि देता, और ODTL का मतलब यही बिल। अब इसमें जो है इसको देखिएगा ध्यान से, DT में कितना है, DT में 30,000 प्लस इसमें 100 टोटल मिला के, और ODTL में 50, टोटल कितना हो गया 180। इसका जो है GDTL 180 हो गया। ठीक, GDTL जो है 180 हो गया। अब मान लीजिए A नाम का व्यक्ति जो है, मतलब अकाउंट SBI में है। ठीक, और यह है A ने चेक जारी की B व्यक्ति के नाम, जिसका अकाउंट जो है PNB बैंक में है। इसमें जो है इसको ध्यान से समझिएगा, एक का अकाउंट जो है SBI में है, एक का अकाउंट जो है PNB में है। मान लीजिए SBI में जिनका अकाउंट है वो A नाम का व्यक्ति है, PNB में जिनका अकाउंट है वो B नाम का व्यक्ति है। ध्यान से समझिएगा। अब A व्यक्ति का अकाउंट SBI में है। ठीक, और A ने चेक जारी किया B व्यक्ति के नाम, जिसका अकाउंट PNB बैंक में है। ठीक, PNB बैंक में है, और यह जो है चेक 5,000 का चेक जो है SBI अकाउंट वाले का है, लेकिन कहाँ जा रहा है, PNB अकाउंट वाले के पास जा रहा है। ठीक, ये जो A नाम का व्यक्ति है, यह चेक जो है B व्यक्ति के नाम दे रहा है, लेकिन किस अकाउंट में जा रहा है, PNB बैंक के अकाउंट में जा रहा है। लेकिन अब ये जो 5,000 रुपये का चेक है, ये पेमेंट PNB बैंक के द्वारा कर दिया जाएगा। ठीक, ये व्यक्ति ने B व्यक्ति को जो 5,000 का चेक दिया, ये PNB अकाउंट में जा रहा है, लेकिन PNB बैंक के द्वारा यह जो है पेमेंट कर दिया जाएगा, जो कि इसे SBI को पे करना था। SBI बैंक को पे करना था, लेकिन PNB बैंक के द्वारा कर दिया जाएगा पेमेंट। अब SBI द्वारा PNB को 5,000 रुपये दिए जाएंगे। अब SBI बैंक को जो है PNB बैंक 5,000 रुपये देगा। ठीक, ये व्यक्ति ने B व्यक्ति के अकाउंट में 5,000 रुपये भेजा, और यह पे जो है SBI बैंक को करना था, लेकिन जो है PNB बैंक के द्वारा कर दिया जाता है, जो कि इसे SBI को पे करना था। अब जो है ये SBI बैंक के द्वारा PNB को 5,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक, अब जो है SBI बैंक के द्वारा PNB बैंक को 5,000 रुपये दिए जाएंगे। यह 5,000 रुपये इसे कहा जाता IBL, इसे जो है IBL, इसे IBL कहा जाएगा। अब यह जो 180 है, इसमें से 5 घटा देंगे तो 175 आ जाएगा, और यही जो है 175 क्या कहलाएगा, NDTL। यही 175 NDTL कहलाएगा।
किसका? एसबीआई का। एसबीआई का एनडीटीएल, एसबीआई का एनडीटीएल कहलाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। या एक बात ध्यान दीजिएगा यहाँ, या जो 5,000 का पेमेंट पीएनबी बैंक के द्वारा किया जाता है इसी को आईबीएल कहते हैं। ठीक, या जो 5,000 का पेमेंट जो है, 5,000 का पेमेंट आई पीएनबी बैंक के द्वारा किया जा रहा है, इसी को जो है आईबीएल कहते हैं। ठीक, आईबीएल, जो कि इसे एसबीआई को पे करना था। अब एसबीआई के द्वारा पीएनबी को 5,000 रुपये दिए जाएंगे, क्योंकि पे इसने कर दिया पीएनबी बैंक ने। अब जो है एसबीआई बैंक 5,000 रुपये देगा, इसी को जो है आईबीएल बोलेंगे। चलिए अब आप पढ़ाते हैं आपको नगद आरक्षित अनुपात, CRR।